Hello friends, welcome to UPSC वाला. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about Central Asia. लास्ट क्लास में जैसे हमने वेस्ट एशिया की बात करी थी, ये भी एक रीजन है, इसमें कई सारी कंट्रीज आती है और आज हम समझेंगे कि इंडिया का इस रीजन के साथ में कैसा रिलेशनशिप है. आईआर की सीरीज का ये 19th चैप्टर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एज ऑलवेज हम हमेशा PYQ से बात करते हैं शुरू, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कोप क्या है इस चैप्टर का. फिर वी विल मूव ऑन टू ओवरव्यू, हिस्टोरिकल टाइज, किस तरीके से रिश्ते हमारे बने हैं इस रीजन के साथ में, क्यों सिग्निफिकेंट है ये रीजन, क्या एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे साथ उनके साथ कोऑपरेशन है, कहाँ पे चैलेंजेस हैं, और वे फॉरवर्ड, जिसमें हम समझेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए या करते रहना चाहिए ताकि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं इस रीजन में वो पूरे हो सके. बिफोर टॉकिंग अबाउट PYQs, एक बार थोड़ा सा इस रीजन के मैप को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही नया रीजन है, ये नई कंट्रीज़ हैं और बिकॉज ऑफ लास्ट सेंचुरीज डिस्टर्बेंस इन दिस रीजन अलग अलग कंट्रीज इस रीजन को अलग अलग तरीके से देखती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैप आपके सामने दिख रहा है इसमें इस वक्त 8 कंट्रीज है और ये अकॉर्डिंग टू है USA. ठीक है, तो कौन सी 8 कंट्रीज है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान. ठीक है, उसके अलावा कैस्पियन सी है, उसके इस तरफ है अजरबैजान, आर्मेनिया एंड जॉर्जिया. तो ये सारी 8 कंट्रीज मिलकर सेंट्रल एशिया बनाती है. लेकिन अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया सिर्फ इन 5 कंट्रीज को मानता है एज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. सो अकॉर्डिंग टू इंडिया ओनली 5. अब अगर आप रशिया की बात करो, बिफोर बिकमिंग इंडिपेंडेंट ये रीजन जो था USSR का हिस्सा था. अब रशिया को क्या लगता है ना कि ये एक्चुअली हमारा ही रीजन है, लेकिन क्योंकि हम कोल्ड वॉर हार गए हैं इसलिए इसे हमसे ले लिया गया. तो टेक्निकली फॉर देम दे सी दिस एज देयर बैकयार्ड एंड दे ऑल्सो इंक्लूड यूक्रेन इन दिस. उसके अलावा ईरान का ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है इसे खोरासान कहा जाता है, इसे भी एक इंडिपेंडेंट रीजन कहा गया है अकॉर्डिंग टू रशियंस एंड दे से दैट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. उसके अलावा दे ऑल्सो कॉल मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान एज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. अदर देन दैट चाइना का एक रीजन है शिंगयांग रीजन करके का है, वो भी अकॉर्डिंग टू रशिया इज पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल एशिया. वाई? अगर आप एक्चुअली देखोगे इफ यू रीड अबाउट द न्यूज अबाउट शिंगयांग रीजन, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स दिस और दिस, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, आई थिंक इट्स दिस रीजन. So if you look at this region, वहाँ की ethnic minority are much more close to Turks, which is common in this region as well. लेकिन अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रहता है ये रीजन? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के न्यूज़ आते रहते हैं कि कैसे वहाँ के मुस्लिम्स को चाइना जो है या जो मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी है उसको चाइना सप्रेस करना चाहता है. बिकॉज चाइना अनलाइक इंडिया में क्या होता है, वी आर ऑल इंडियंस एंड देन वी आर ऑल्सो महाराष्ट्रन एंड वी आर ऑल्सो हिंदूज एंड वी आर ऑल्सो मुस्लिम्स एंड बंगालीज एंड सो ऑन, राइट. बट चाइना हैज़ दिस आइडियोलॉजी वन नेशन वन पीपल. तो उसके अंडर दैट दे वॉन्ट entire region from east to west to have a single Chinese identity which is Chinese Han's identity. तो उसके चक्कर में क्योंकि ये रीजन काफ़ी अलग है और यहाँ पे अलग तरीके का कल्चर है, they try to suppress it and create like trying to fill this space with people from western side of the China so that एक तरीके से यूनिफिकेशन हो जाए. बिकॉज जब कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था चाइना में तो रिलीजन का इंपॉर्टेंस पूरा ख़त्म कर दिया था उन्होंने. तो दिस इज, सो अकॉर्डिंग टू रशिया शिंजियांग रीजन ऑल्सो कम्स एज पार्ट ऑफ दिस एंड दिस होल थिंग इज सेंट्रल एशिया. अब अगर चाइना की बात करें तो ऑब्वियसली चाइना बोलता है क्या कि ये तो उनका रीजन है. ठीक है, उसके बाद बाकी चाइना बेसिकली अग्रीज टू दिस नैरेटिव कि ये 5 कंट्रीज उसमें आती है प्रिटी मच, है ना. तो आप जिस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलेगा कि सेंट्रल एशिया अलग है. लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कोई आर्टिकल पढ़ते हो और उसमें सेंट्रल एशियन कंट्री का नाम आता है अजरबैजान, ठीक है, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपने तो यहाँ पढ़ा है कि 5 ही कंट्रीज होती है, उसमें अजरबैजान तो था ही नहीं. और या आपको खोरान रीजन की बात पता चले तो आप बोलो ये तो सेंट्रल एशिया में कभी था ही नहीं, ये तो ईरान का पार्ट है. ये समझाने के लिए कि अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग तरीके से देखती है इस रीजन को, ताकि आप क्लियर रहो. लेकिन पढ़ोगे आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें कि सिर्फ 5 कंट्रीज है. ठीक है, तो ये मुझे बस क्लियर करना था. लेट्स मूव ऑन. सबसे पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग. 2020 में आया था ये क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. नीचे पूछा है कि कौन से पेयर सही हैं. 4 रिवर्स दी हुई है और 4
सी दिए हुए हैं ओशन जहाँ पे ये रिवर फ्लो करती है, सही आंसर होना है। तो मेकोंग जो है वो साउथ चाइना सी में जाती है, तो दिस इज रॉन्ग। थेम्स जो है वो नॉर्दर्न सी में जाती है, नॉर्दर्न आयरिश सी। वोल्गा कैप्सियन सी में जाती है, करेक्ट। जाम्बेजी इंडियन ओशन में जाती है, करेक्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 3 and 4। ओके, सो दैट मीन्स कि जब आप सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ रहे हो तो उसकी ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कैप्सियन सी में कौन कौन सी रिवर्स जाती है और मतलब एंड होती है, और वो रिवर्स कहाँ कहाँ से होते हुए आ रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, आयरिश सी as well as Caspian Sea. So you must know about the entire region to be able to correctly answer this question. फिर 2019 का ये सवाल है, अगेन सी दिया हुआ है और बाउंडिंग कंट्री पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच पेयर इज गिवन करेक्टली। हमेशा ये पढ़ के ये पढ़ा करो, यहाँ पे अगर नॉट लिखा हो तो आपका पूरा आंसर अलग हो जाएगा एंड आपको जानते हुए भी आंसर गलत कर लोगे। इसलिए हमेशा पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स, तो सी दिए हुए हैं और उसके सामने उनकी कंट्रीज दी हुई है, तो लेट्स मैच। एड्रियाटिक सी, अल्बेनिया, आई थिंक दिस इज करेक्ट। क्रोएशिया, ब्लैक सी, नो दिस इज रॉन्ग। क्रोएशिया ऑल्सो इज पार्ट ऑफ एड्रियाटिक सी। कजाकिस्तान कैप्सियन सी, बिल्कुल सही है। मोरक्को मेडिटेरेनियन, बिल्कुल सही है। रेड सी, एरिस, एरिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, नॉट रेड सी। ओके, सो सही आंसर है 1, 3 and 4, B. Again, you can answer this question simply by knowing कि कौन सी रिवर, कौन से मेन सीज हैं। और जब भी आप किसी कंट्री के बारे में या किसी रीजन के बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक मैप बनाओ, उस मैप पे 3 चीज़ें नोट डाउन करो। एक तो कि उसकी कैपिटल कहाँ है और मेजर सिटीज़ कहाँ है, ठीक है, उसको नोट डाउन करो। उसके बाद सेकेंड चीज़, कौन सी रिवर, कौन सी वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको नोट डाउन करो। स्पेशली कि वो बॉर्डर किसके साथ कर रही है कंट्री, और अगर रिवर है तो वो किस कंट्री में जा रही है या किस सी में जा रही है, ठीक है। तो जैसे मान लो इंडिया की बात कर रहे हो तो आप पहले चाइना और पाकिस्तान को भी ड्रॉ करोगे और फिर ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को भी करोगे, और चारों में बेसिकली यू विल ड्रॉ ऑल द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू ऑल ऑफ दीज रीजन। तो आपको याद रहे कि भाई कौन सी रिवर चाइना से इंडिया आती है, कौन सी इंडिया से पाकिस्तान जाती है, कौन सी अरेबियन सी में गिरती है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये याद करना है। तो ऐसा आपको हर कंट्री के लिए याद करना है, ओके, टू बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली। अब कुछ मेन्स क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SCO, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। सो 2021 में क्वेश्चन आया था, SCO इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में है, और इंडिया उसमें एज अ ऑब्जर्वर कंट्री है। और क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? ऑब्वियसली बिकॉज चाइना इज इंटरेस्टेड इन दैट रीजन, तो उस रीजन के खुद के इनहेरेंट क्वालिफिकेशंस है कि वो इंपॉर्टेंट है, प्लस वो रीजन से इंडिया का इंटरेस्ट क्यों है वो भी सेम रीजन है वाई चाइना इज इंटरेस्टेड, ओके, विच इज रिसोर्सेज। इट्स अ वेरी रिसोर्स रिच एरिया। सेकेंड, वी हैव सीन कि जहाँ जहाँ चाइना अपना रीजनल रीच बढ़ाने की कोशिश करता है, इंडिया फॉलो सूट। तो क्यों इंपॉर्टेंट है SCO, उसके लिए हमको जानना होगा कि SCO ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें कौन कौन है और क्या मेन काम है SCO ऑर्गेनाइजेशन का, और इंडिया क्यों उसको ज्वाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नंबर ऑफ आउटसाइड पावर हैव एंट्रेंच्ड देमसेल्व्स इन सेंट्रल एशिया। कई सारे बाहर के पावर्स आए हैं। विच इज द जोन ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिया? Discuss the implication and its context of India's joining the Ashgabat Agreement 2018. So इसके लिए आपको you need to know a little bit of history of this region. Central Asia has had its identity pretty intact, लेकिन हमेशा आप उसको पढ़ोगे in context of other regions, ठीक है, कि कहाँ किसने ऑक्यूपाई किया, क्योंकि it started with Mongolia, right? एंड मंगोलिया के बाद चाइना के बाद दे हैड सम इंडिपेंडेंस, देन केम टर्क्स, एंड टर्क्स के बाद देन केम रशिया के बाद अब फाइनली आफ्टर कोल्ड वॉर दीज कंट्रीज हैव बिकम इंडिपेंडेंट। सो दे हैव अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ बीइंग ऑक्यूपाइड बाय ऑल द मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड, ओके। तो क्यों करते थे? 2 मेन रीजन, एक तो रिसोर्स रिच बहुत ज़्यादा है, और दूसरा दिस इज द वेरी
एरिया जहाँ से सिल्क रोड जाता था। तो यूरोप से चाइना और एशिया जब कनेक्ट होता था तो वो सेंट्रल एशिया के थ्रू ही जाता था। एंड दिस इज़ वाई दिस रीजन हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई ये रीजन बहुत इनरिच भी हुआ है। ठीक है, सेंट्रल एशिया की अगर आप आर्कियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर दूर दूर के हर तरीके की चीज़ें आपको गड़ी हुई मिलेगी, सिंपली बिकॉज इट यूज टू बी द सेंटर स्टेज ऑफ सिल्क रोड एंड एंशियंट ट्रेड, एंड दैट्स वाई दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया ने ये अग्रीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन कंट्रीज ने मिलकर साइन किया है, क्यों साइन किया है और इंडिया का इससे क्या इंटरेस्ट है, ऑल ऑफ दिस। सो फॉर दिस यू नीड टू नो अ लार्जर हिस्ट्री ऑफ द एंटायर रीजन। लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं ओवरव्यू की। जो सेंट्रल एशियन रीजन है वो कैप्सियन सी से वेस्ट चाइना की तरफ जाता है, जिसके नीचे अफगानिस्तान है और ऊपर रशिया है। ये रीजन में अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंट्रल एशिया हैज़ 5 कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। डू रीड अबाउट तुर्कमेनिस्तान, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट जैसे हम नॉर्थ कोरिया के बारे में कैसे पढ़ते हैं लाइक द वियर्ड डिक्टेटरशिप, वैसे तुर्कमेनिस्तान ऑल्सो हैज़ अ वियर्ड डिक्टेटरशिप वेयर लाइक वहाँ के जो लीडर हैं दे डू वेरी absurd थिंग्स, राइट। दे हैव रिटन वेरी रोमांटिक पोएम्स अबाउट हॉर्सेज। जैसे चाइना पांडा के साथ कैसे करता है, वैसे ही तुर्कमेनिस्तान अकालता के हॉर्स के साथ करता है। इट्स लाइक it's seen as a symbol of the kingdom. So read about it. It is a documentary on YouTube, very funny. Collectively, these nations are known as Central Asian Republics or CARs. अगर हिस्टोरिकल टाइज की बात की जाए किसी भी रीजन की इंडिया से, तो वो ज़्यादातर सिल्क रूट के थ्रू होते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद सेंट्रल एशिया। 3rd सेंचुरी BC से 15th सेंचुरी AD तक सिल्क रूट के कारण इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कई सारा ट्रेड और रिलेशनशिप था। कई सारे गुड्स लाइक सिल्क एंड स्पाइसेस एक्सचेंज हुए थे इस रीजन में, और इसके कारण लोग आते जाते रहते थे। देयर वर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, रिलीजन, फिलोसफी। एंड अगर आप इस वक्त इंडियन कल्चर और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के कल्चर को उठाओगे तो आपको कई सारी सिमिलैरिटीज़ दिखेगी, बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ टाइज, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर मूव्ड हियर मूव्ड देयर। फॉर एग्जाम्पल मुगल किंग्स बाबर, ही केम फ्रॉम व्हाट इज़ प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, राइट। सो बुद्धिज़्म जहाँ पर भी सिल्क रोड गया है वहाँ पर इंडिया की तरफ से बुद्धिज़्म भी गया है। और ये आप देख सकते हो क्योंकि कई सारी बड़ी सिटीज़ जो है सेंट्रल एशिया की, जैसे मर्व, तिर्मिज़, बुखारा, वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज और स्टेचूज दिखेंगे बुद्धिज़्म के। एंड वेयर डू यू थिंक बुद्धिज़्म वेंट टू दिस एरिया फ्रॉम? इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। सो यू नो इट ट्रैवल्ड, पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम हियर टू देयर। बाबर जो था वो फरगाना वैली से था। फरगाना इज़ ऑल्सो अ सिटी इन उज्बेकिस्तान, जिन्होंने मुगल एम्पायर बनाया था। आफ्टर उनका खुद का किंगडम दे लॉस्ट देयर एंड देन दे केम हियर एंड मेड अ किंगडम। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने बहुत अच्छे क्लोज टाइज मेंटेन कर रखे हैं उन सारी सोवियत रिपब्लिक्स। ये वो रिपब्लिक्स है जो कोल्ड वॉर के बाद रिपब्लिक बनी थी और पहले सोवियत के अंडर थी। वहाँ पे हमारा कल्चर, म्यूज़िक, डांस, मूवीज़, लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब क्योंकि इस रीजन का ना विद इन कम्युनिज्म फिल्म और म्यूज़िक इसे बहुत कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि फॉर कंट्रीज लाइक दिस where communism has taken over and it has sort of moved towards authoritarian, क्या होता है ना, म्यूज़िक और मूवीज़ को और रिलीजन को एक तरीके से टूल की तरह देखा जाता है ऑफ प्रोपोगेंडा। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। एंड इंडिया में ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, तो इसके कारण और होना भी नहीं चाहिए। सी दिस इज़ वाई वी फाइट अगेंस्ट सेंसरशिप, बिकॉज even if you don't like the movies, nobody has the right to culturally do anything. It's not right, because then how are we different from Soviet Union or China, Mao's China or North Korea, if we don't have free press and we don't have free Bollywood? So क्योंकि यहाँ पर फ्री मीडिया नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन मूवीज़ का इस रीजन में, बहुत फेमस है। दे नो ऑल आर म्यूज़िक्स, कई सारे म्यूज़िक, बाय द वे इफ यू गो ऑन इंटरनेट यू कैन सी इंडिया के कई सारे फेमस सॉन्ग्स इंस्पायर्ड हैं एथनिक, लोकल गीत संगीत से फ्रॉम सेंट्रल एशिया। एंड दीज सॉन्ग्स आर वेरी फेमस देयर। दे नो ऑल आर बॉलीवुड हीरोज एंड ऑल, एंड द बिग फैंस। डब हो, पहले तो डब भी नहीं होती थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। 1990s में जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ये सब इंडिपेंडेंट हुई फ्रॉम सोवियत, और उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी, बहुत अच्छे टाइज बन सकते थे इस रीजन के साथ में, लेकिन नहीं बन पाए क्योंकि
इंडिया खुद बहुत बड़े इकोनॉमिक चेंज से गुजर रही थी. सो इसीलिए वन हडल देयर वाज दैट, क्योंकि यू रिमेंबर ना 1990 के बाद आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन इंडिया हैड टू ओपन अप इट्स इकोनॉमी. फिर अगर तजाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि तजाकिस्तान जॉइंड अफगानिस्तान इन एंटी टेररिज्म पैक्ट विथ इंडिया to fight against the terrorism that was coming to India. A bilateral defense agreements बने थे, और even इंडिया का पहला military base which was supposed to be like outside of its mainland was to be in Tajikistan, even though लेकिन ये फेल हो गया, it was never materialized. इंडिया का significant achievement जो है एनर्जी सेक्टर में है, स्पेशली सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में, बिकॉज यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है ये रीजन. यहाँ पे काफ़ी रिसोर्स है, यूरेनियम, गोल्ड, उसके अलावा हाइड्रो पावर सप्लाई, गैस, नेचुरल गैस, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में एग्जिस्ट करते हैं सेंट्रल एशिया में. तो वहाँ से यूरेनियम लेने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब वहीं तजाकिस्तान ने ही हेल्प करी है. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हमें सेंट्रल एशिया को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ये शो होता है बाय दिस एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान भी हिस्सा ले रहे हैं. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज इंडिया, ठीक है ना. अब वी ट्राइड टू गो टू ईरान एंड अफगानिस्तान. ईरान के थ्रू अफगानिस्तान जाने की कोशिश करी ताकि हम चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर सके, लेकिन व्हाट हैपेंड, ईरान इज प्लेइंग टूसीज विथ यूएस और अफगानिस्तान में तालिबान आ चुकी है. सो व्हाट द मोस्ट ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप इज, अगर अपने इस रीजन में अपना कंट्रोल करना है, इज टू गो टू सेंट्रल एशिया. सो ऑफकोर्स अदर देन दैट दिस इज ऑल्सो रीजन की क्यों, मतलब रिसोर्स तो है ही, कई सारे ऐसे रिसोर्स है जो इंडिया को चाहिए उस रीजन से, बट उसके अलावा भी ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, स्पेशली इन मॉडर्न टाइम्स, स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ अफगानिस्तान टू तालिबान. अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है. ऑफकोर्स ये रीजन जो है एक वाइटल ब्रिज है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया, एक्टिंग एज अ, सो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया, और उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. यू कैन सी चाइना इज वर्किंग, द रीजन वाई China is actually okay and supporting Russia in what they are doing here in Ukraine and Poland is because this will help China reach Europe so quickly if it falls under Russia. Okay. हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया जो है एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड रहा है, वहाँ पे एक ग्रेट गेम करके कहा गया है, विच इज़ बेसिकली सब मिलके लड़ाई सेंट्रल एशिया में ही करते हैं, ठीक है. सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैटल ग्राउंड ऑफ रशिया, चाइना, यूएस, टर्की, ईरान, यूरोप, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, सब मिलकर यहीं जाकर लड़ते हैं, क्योंकि इस रीजन का इंपॉर्टेंस ही इतना ज़्यादा है. तो इसीलिए सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Positions at the crossroad of Russia and the Middle East, South Asia and Far East, any geographical shift, क्योंकि वो इस रीजन का ना प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ रशिया है, एक तरफ यहाँ से मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है, इस तरफ से इंडिया है, इस साइड से चाइना है. कुछ भी होता है यहाँ पे, इसका अफेक्ट दुनिया के सारे मेजर इकोनॉमीज पे पड़ता है. और इवन दो यूएस दूर है, लेकिन ज़्यादा दूर तो है नहीं, मिडल ईस्ट में तो है ही यूएस. सो एनीथिंग दैट हैपन्स हियर, इवन द स्मॉलेस्ट रिपल हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई हमेशा से सारी वॉर्स यहीं पर रही है. तो ये ग्रेट गेम क्या था? ग्रेट गेम बेसिकली ये था कि ब्रिटेन और रशिया के बीच में बेसिकली दोनों एम्पायर्स थे काफ़ी बड़े बड़े, और दोनों को ये डर था कि ये सेंट्रल एशिया को हड़प लेंगे. तो इसीलिए जो नेबरिंग कंट्रीज थी दोनों के लिए, ब्रिटिश एम्पायर और रशिया, वो अपनी अपनी नेबरिंग कंट्रीज को ऑक्यूपाई करते जा रहे थे ताकि दे डोंट फॉल. मतलब रशिया वाज वरीड कि दैट एरिया विल कम अंडर ब्रिटिश वर वरीड दैट एरिया विल कम अंडर यूएसएसआर. तो दोनों ही लड़ रहे थे, दोनों ही चाहते थे कि वो कैसे सेंट्रल और साउथ एशिया को कंट्रोल कर सके, क्योंकि दिस इज द टाइम 19th सेंचुरी जब इंडिया, पाकिस्तान, ये रीजन ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया के पास है. तो इट वाज नॉट अ ह्यूज स्टेप फॉर ब्रिटिश एम्पायर टू रीच अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक तो पहुंच ही गए, तो 2 कदम और चलेंगे तो उज्बेकिस्तान भी पहुंच ही जाएंगे, राइट. तो इसीलिए वो भी आना चाहते थे, और रशिया को फियर था कि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा सेंट्रल एशिया में, तो वो और पावरफुल हो जाएगा. क्योंकि जस्ट लाइक हाउ रिसोर्सफुल अफ्रीका एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज, ये और भी रिसोर्सफुल है.
पहले तो काफ़ी बैरन बैरन सा हुआ करता था, लेकिन आफ्टर 19th सेंचुरी हमको रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ यूरेनियम, देयर इज़ पेट्रोलियम, तो वहाँ से एकदम उसका इम्पोर्टेंस कायराइज हो गया और हर कोई इस रीजन में आना चाहता था, एंड दोनों के बीच में दिस ग्रेट गेम था। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यूएसएसआर और रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर फुटसीज खेल रहे थे इस रीजन में, ठीक है। एक एक करके वो अपना अपना एक कदम आगे बढ़ाने कर रहे थे, और इसके कारण ना इस रीजन में बहुत ज़्यादा हमेशा डिस्ट्रस्ट और थ्रेट ऑफ वॉर का मतलब कभी भी शांत नहीं रहा है ये रीजन, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। लोगों को एक दूसरे पे बहुत डिस्ट्रस्ट है, बिकॉज कब कौन बिक जाए, राइट। अब इकोनॉमिक और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और एनर्जी सिनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कजाकिस्तान में सब वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है। उज्बेकिस्तान हैज़ गैस, यूरेनियम एंड गोल्ड। तुर्कमेनिस्तान के पास फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। तजाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किर्गिस्तान रिच इन गोल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एज इन दे हैव उनकी टेरेन ऐसी है कि वहाँ पर बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और उधर से अगर पानी गिरता है नीचे तो दे आर एबल टू और हवा बहुत चलती है। बेसिकली एक ऐसा टेरेन और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर एनर्जी डेवलप की जा सकती है, विच इज़ अगेन आफ्टर नेचुरल गैस एंड यूरेनियम, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस रीजन के रिसोर्स जो है वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया चाहता है कि डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि कहाँ से वो अपना एनर्जी लेता है, तो ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा कम कॉन्फ्लिक्ट वाला एरियाज होगा उतना अच्छा है ना। क्योंकि अगर इंडिया डिपेंड करता है इस रीजन के ऊपर तो इंडिया नहीं चाहता कि इस रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, और कॉन्फ्लिक्ट ना होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो दूसरे लोगों को, दूसरी कंट्रीज़ जो कि एक्सपांशनिस्ट है, जैसे कि रशिया हो गई या फिर चाइना हो गई, इनको उस रीजन से दूर रखना, अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ाना, राइट। और इस रीजन में प्रॉस्पेरिटी लाना, क्योंकि जैसे अब यूक्रेन अभी तक रशिया से क्यों लड़ पा रहा है? यूक्रेन तो बहुत छोटा है यूक्रेन, राइट। रशिया तो इतना बड़ा है, लेकिन यूक्रेन इसलिए लड़ पा रहा है अभी तक भी रशिया से, इज बिकॉज इट हैज़ सपोर्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ओके। वो कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वो रशिया से लड़ पा रहा है। अगर उसी की जगह क्राइमिया देखो, क्राइमिया जब एनेक्स हुआ था तो कहाँ न्यूज़ आई थी? 4 दिन भी पेपर में न्यूज़ नहीं आई थी क्राइमिया के बारे में, बिकॉज क्राइमिया वॉज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। नॉट इनसिग्निफिकेंट फॉर, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट, नॉट फॉर द पीपल ऑफ क्राइमिया, नॉट फॉर द वर्ल्ड, बट इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट इनफ बिकॉज दे डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ वॉइस, ठीक है। तो वही होगा सेंट्रल एशिया में, क्योंकि ऑलरेडी रशिया को लगता है कि ये उन्हीं का बैकग्राउंड है, बैकयार्ड है, कभी भी हम आके ले लेंगे। और अब तो जब वहाँ पे इतनी एनर्जी यूरेनियम है तो अब तो बिल्कुल लेंगे। एंड उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये रीजन प्रॉस्परस हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि कल को अगर रशिया उस पर वार करता है या चाइना उस पर वार करता है तो दूसरी कंट्रीज आएंगी उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, वट एवर यूएस डस। तो वहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत शानदार रीजन है। देखा होगा अभी लास्ट 1 साल पहले, अब तो बंद हो गए, पर 1 साल पहले तक रेगुलरली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के ट्रैवलिंग को लेकर बहुत सारे एड्स आ रहे थे ऑल ओवर इंडिया, travel to Turkmenistan, travel to Uzbekistan. India was constantly trying to, increase the income of these countries in such a way that they can become more independent, ठीक है। जितना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा हमसे उनका रिश्ता अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया हमेशा चाहता है कि हमारे रिश्ते अच्छे हो तो हम उनसे रिसोर्सेज ले सकें। बट रशिया, यूएस और चाइना जो है ना, उनका दिमाग हमेशा ऐसा होता है कि कैसे हम हड़प लें। तो ये एक तरीके से आपको डिफरेंस दिखेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ है, जॉइंट वेंचर्स हैं इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया की कई सारी कंपनीज रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन में इंगेज है, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन, पावर जनरेशन। तो इंडिया की कई सारी कंपनीज जो है वो इस रीजन में काम कर रही है। ऑफकोर्स द रीजन ऑल्सो वेलकम्स इंडियन कंपनीज बिकॉज दे नीड इट, दे नीड इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी वो इंडिपेंडेंट हो पाएंगी। क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो इग्नोर्ड रीजन रहा है, एंड नोबडी वांट्स, इग्नोर्ड इसलिए भी क्योंकि अगर आप उस रीजन में जाते हो तो बेसिकली जैसे आपने देखा है चाइना कैसे गुस्सा हो जाता है जब कोई भी ताइवान की तरफ जाता है, सेम वॉज रशिया। जब भी कोई सेंट्रल एशिया के साथ बात करता था तो रशिया गुस्सा हो जाता था कि नहीं ये तो हमारा है, इवन दो दे हैव बिकम इंडिपेंडेंट। तो उसके डर से कोई भी छोटी कंट्री सेंट्रल एशिया से डील नहीं करना चाहती थी। और रशिया का लॉन्ग टर्म एम यही था कि अगर ये स्टेगनेंट रह जाए ये कंट्रीज़
ठीक है, स्टैग्नेशन आ जाए, ज़्यादा बड़े ना हो, तो फ्यूचर में तो हम हड़प ही लेंगे, लाइक दैट. सो इसीलिए भी कोई उनसे बात नहीं करता था. देयर वाज दिस लूमिंग फियर. अब चैलेंजेस क्या हैं? एक तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस सब के कारण जो है रिश्ते खराब होते हैं. जैसे अब हम कितनी कोशिश करते हैं अपने नेबर्स के साथ रिश्ते बनाने की, लेकिन जब भी कोई अटैक हो जाता है या कहीं से हमें पता चलता है कि कोई इंसर्जेंसी करवा रहे हैं, तो फिर इवन व्हेन वी आर ट्राइंग टू हैव अ रिलेशनशिप, वो खराब हो जाते हैं, राइट. एंड रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो पहले तो हम फिर भी क्या करते थे, पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते थे, हमारे यहाँ बम फूट जाता था, फिर हम रिलेशनशिप खत्म कर देते थे. लेकिन अब फाइनली वी हैव कम टू दैट स्टेज वेयर वी आर टेकिंग ऑफेंसिव, राइट, वी आर गोइंग इन टू पाकिस्तानी टेरिटरी. तो वहाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस है और इसमें घुसना रिस्की है, क्योंकि दैट वुड मीन कि विल हैव टू यूज़ आवर आर्मी एंड सो ऑन. बहुत सारे पानी और सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट और माइग्रेशन को लेकर इश्यूज हैं. नार्को टेररिज्म इज़ बेसिकली टेररिज्म करने के लिए फंडिंग होती है ड्रग्स से. तो ड्रग्स, तालिबान बिकमिंग माफिया ऑफ ड्रग बेसिकली, ठीक है. तो ये जो क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट है विच इज़ दिस रीजन, यहाँ से सबसे ज़्यादा ड्रग्स आता है. और इसकी एंड ड्रग्स के साथ पता है क्या प्रॉब्लम है रीजन में जनरली? इट करप्ट्स द यूथ. ओके, इट करप्ट्स द यूथ, इट गिव्स पीपल, इट वेस्ट्स द यूथ अवे. और वही सबसे, कई सारी कंट्रीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि वहाँ ड्रग्स इतना फैला हुआ है, लोग इतना ड्रग्स करते हैं कि दे आर नॉट रीचिंग देयर पोटेंशियल. और किसी भी कंट्रीज़ के लिए इट कैन नॉट बी गुड कि उनकी कम्युनिटी के लोग काम नहीं कर रहे हैं. तो और सारा ड्रग्स जो है वो यहीं से आता है. और फिर इसका पैसा, अब देखो कोई अच्छा इंसान तो नहीं करेगा. आपने आज तक हिस्ट्री में जितनी बार भी ड्रग्स के बारे में पढ़ा होगा, चाहे फिर वो कोलंबियन माफिया हो, ब्राज़ीलियन माफिया हो, इवन यूएस फॉर दैट मैटर, ऑलवेज, इवन याकुजा इन जापान, everywhere in the world, good people never use drugs to earn money. It's always the bad people. And narco terrorism is like Godzilla on cocaine. Okay, it's really bad. Crucial for India's security. ये रीजन का शांत रहना इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि it will be a buffer against the fundamentalism of Western Asia. जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो फंडामेंटलिज्म है इन ईरान, सऊदी अरेबिया, उसका रीच ना आए इंडिया तक इस फंडामेंटलिज्म का, उसके लिए एक बहुत बड़ा बफर है सेंट्रल एशिया. उसके बाद एक गार्ड की तरह काम करता है, क्योंकि हमने देखा ना, इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है. अब हमने कोशिश करी कि ईरान के थ्रू हम जा सके अफगानिस्तान में, पर दिस ऑल्सो वेंट. सो अनदर वे टू काउंटर दिस गढ़ इज फ्रॉम दिस साइड विच इज सेंट्रल एशिया. ओके, देन इट शील्ड्स इंडिया फ्रॉम थ्रेट ऑफ नार्को टेररिज्म. ठीक है, कि उस तरफ से बेसिकली अगर वो एरिया नहीं होता, क्योंकि यही है जहाँ पे सारा वो क्रेसेंट मून है, अगर ये रीजन नहीं होता तो ये सारा फ्लो इंडिया की तरफ ही आता. अभी क्या हो रहा है, दिस गोज टूवर्ड्स द सी टू एक्चुअली गो टू यूरोप एंड अमेरिका. तो एक तरीके से हमें उस नार्को टेररिज्म से भी बड़ा बचाता है. इंडिया का प्रेजेंस जो है इस रीजन की एंटी वेस्ट बायस को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि अगर इस रीजन ने हमेशा से क्या देखा है, वॉर, कभी यूएस लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, कभी रशिया, ब्रिटेन, ये सब लड़ रहे हैं. तो जब इंडिया हाथ बढ़ाता है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज इंडिया वॉज नेवर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ दिस. ठीक है, शुरू से. तो इसीलिए एक तरीके से रीअश्योरेंस मिलता है उनको कि देयर इज सम कंट्री दैट दे कैन बी फ्रेंड्स विद हु इज नॉट गोइंग टू इवेंचुअली एनेक्स देम. अब रीजन में जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आ गया है, स्पेशली आफ्टर अफगानिस्तान हैज़ फॉलन टू तालिबान. ठीक है, क्योंकि तब तक जो सारी एक्सपेक्टेशन हमारी अफगानिस्तान के साथ थी, अब वो सेंट्रल एशिया के पे चली गई है, क्योंकि अफगानिस्तान तो अब तालिबान के पास चला गया है. नार्को टेररिज्म जो स्प्रेड हो रहा है एशिया, रशिया और चाइना में, ये इसके कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं. इंडिया और सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स बहुत ही डीप टाइज रखती थी अफगानिस्तान में के साथ. तो अब जब तालिबान वहाँ पे ओवरकम हो गया, तो सेंट्रल एशिया और इंडिया सब मिलके बेसिकली एक कन्वर्सेशन चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, या जो राइट्स टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज़, ये जा सके अफगानिस्तान में. बिकॉज सिंपल सी बात है कि इफ़ अब इंडिया से डायरेक्ट अफगानिस्तान में जाने का कोई रीज़न नहीं, पहले भी नहीं था, पाकिस्तान तो कभी जाने देगा नहीं. ईरान हैज़ इट्स ओन थिंग्स. ईरान इज़ वेरी हैप्पी विद तालिबान कमिंग इन अफगानिस्तान, सिंपली बिकॉज
you have to understand the Islamic revolution came from Iran. So Afghanistan being part of Taliban means कि Iran will be able to, you know, give its cultural revolution to Afghanistan much easily as compared to under the Ghani government which was allied with US, right? So from that point of view, it's good for them. तो ईरान तो नहीं जाएगा, पाकिस्तान जाने नहीं देगा. तो अगेन अगर हम चाहते हैं कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए, इंडिया का मेन एम है कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स है. तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ के साथ नहीं काम कर सकते तो फिर किसके साथ काम करेंगे? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ काम करेंगे. उसके बाद मल्टी एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन कहाँ कहाँ पर दोनों रीजन्स के बीच में कोऑपरेशन है. बायलेटरली हर कंट्री के साथ में इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है. रीजनल डायलॉग्स में भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है, लाइक इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग बाय फॉरेन मिनिस्ट्रीज. उसके अलावा मल्टीलेटरली कोलैबोरेटिंग थ्रू प्लेटफॉर्म सच एज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया एंड यूनाइटेड नेशंस. तो बायलेटरल भी बहुत अच्छे रिलेशन है हर कंट्री के साथ में. कई सारे रीजनल उनके जो खुद के रीजनल डायलॉग्स है उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है. और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ पर भी ये दोनों कंट्रीज़, मतलब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंडिया उनके साथ में रहता है. अब बात करते हैं तापी पाइपलाइन की. तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया एक्रोनिम है. 1995 में कंसीव हुआ था ये आइडिया कि एक पीस पाइपलाइन बनाएंगे जिसमें करीबन 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस तुर्कमेनिस्तान से होती हुई, अफगानिस्तान से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई इंडिया आएगी. इस इंटर गवर्नमेंटल, इन चारों कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इस पाइपलाइन के फ्रेमवर्क को लेकर दिसंबर 2010 में. फिर इंटरनेशनल कंसोर्टियम क्या होता है? कोई भी अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है मल्टीलेटरल जो उन कंट्रीज़ के बीच में है जिसमें थोड़े बहुत झगड़े ज़्यादा हैं या उनके बीच में डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हैं, तो वो लोग एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम बनाते हैं जिसमें जब भी वो लोग बात करने के लिए मिलते हैं तो कई सारे ऑब्जर्वर कंट्रीज़ को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में ले के बात करते हैं ताकि अफेक्ट ना, मतलब उनके खुद के रिश्तों का इस प्रोजेक्ट पे अफेक्ट ना आए. इसके लिए एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम बनाया जाता है. तो वैसा ही नवंबर 2014 में बना था तापी पाइपलाइन को लिमिटेड, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है. मूविंग ऑन, हु वर द मेन स्टेक होल्डर्स? इंडिया से इट वॉज गेल, पाकिस्तान से इंटरस्टेट गैस पाइपलाइन और अफगानिस्तान से अफगान गैस इंटरप्राइज और तुर्कमनगेज फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान. ये चारों स्टेक होल्डर्स थे इस पाइपलाइन में. अप्रैल 2016 में इंडिया और बाकी कंट्रीज़ ने मिलकर 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक में फॉर दिस प्रोजेक्ट. बट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज वी वुड हैव सीन दैट प्रोजेक्ट गोइंग नाउ. मेन प्रॉब्लम ये है कि ये तो बहुत बड़ा $10 मिलियन का प्रोजेक्ट है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो पाते हैं. जब भी बात करने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ और हो रहा होता है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है कन्वर्सेशन में. फिर अफगानिस्तान में जब तालिबान टुक ओवर, उसके बाद तो और जो थोड़ा बहुत था तो तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साइड से जो भी एटलीस्ट लोग थे वो भी चले गए. इंडिया बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान है कि अगर ये पाइपलाइन बनती है और इंडिया इस पर थोड़ा भी डिपेंडेंट होता है तो जब भी कोई भी झगड़ा होगा पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान क्या करेगा? वहाँ से पाइप बंद कर देगा. फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब तालिबान में कोई गवर्नमेंट नहीं है जिससे कि इंडिया बात कर सके. तो वहाँ पे भी क्योंकि वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता तालिबान गवर्नमेंट को इंडिया, तो वहाँ से भी बात कैसे करे, किससे करे? और अगर कंटिन्यू भी करना है, नहीं भी करना है, बन भी गया तो किस तरीके से थिंग्स विल फंक्शन व्हेन यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. नेक्स्ट, तुर्कमेनिस्तान इटसेल्फ इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल कंट्री. तो वहाँ की जो गैस प्राइसिंग और सस्टेनेबिलिटी है वो अच्छी नहीं है. तो उसको लेकर भी फियर रहता है कि इस पर मतलब गैस पाइपलाइन बन जाए, हम उससे गैस लेना भी चालू कर दें, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते. जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो मतलब आप अपने आस नहीं लगा के बैठ सकते क्योंकि इतने रोड़े हैं बीच में. फिर बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की. 2000 में प्रपोज हुआ था रशिया को और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए थ्रू सेंट्रल एशिया. 7200 किलोमीटर मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, मतलब रेल भी है, उसके बीच में पोर्ट भी है, रोड भी है और बहुत सारे. और ये सब बेसिकली फ्रेट मूवमेंट, मतलब कि ट्रेड के लिए जो मूवमेंट होता है सामान का, उसके लिए फ्रॉम इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई से चाबार से ईरान से होते हुए मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग. ठीक है, तो अभी तक जो है अगर सेंट पीटर्सबर्ग हमको जाना है तो वी हैव टू गो थ्रू दिस रेड सी होते हुए, मेडिटेरियन से होते हुए, यहाँ से घूम के यहाँ जाना पड़ता है. दैट वुड शॉर्टन द डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मुंबई टू सेंट पीटर्सबर्ग
अब ये जो था ये एक स्ट्रीमलाइन कार्गो था जिससे दोनों टाइम और कॉस्ट कम होगी ट्रांसपोर्ट की। 13 कंट्रीज़ के बीच में था, इंडिया, ईरान, रशिया, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजिकिस्तान, ओमान, सीरिया एंड यूक्रेन। अब इसमें भी आप देख सकते हो इन कंट्रीज़ के बीच में सारी ठीक ठाक तो चल नहीं रही है, तो उसके और पार्ट ऑफ दिस वाज चाबार पोर्ट, क्योंकि इंडिया इस रोड से कनेक्ट होगा ही थ्रू चाबार, मुंबई पोर्ट एंड चाबार पोर्ट। तो अब 2003 में कोलैबोरेशन हुआ था इंडिया और ईरान के बीच में कि वो चाबार पोर्ट बनाएंगे ताकि सेंट्रल एशिया के लिए अल्टरनेट रूट निकल सके। तो अफगानिस्तान जाने के लिए तो था ही था, बट ये पोर्ट का इस्तेमाल we were supposed to also use for getting into Central Asian countries like उज़्बेकिस्तान एंड अदर। अब प्रॉब्लम यह है कि यूएस ने जो है सैंक्शन लगा दी है ईरान के ऊपर बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर कंसर्न। तो इंडिया जो है थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि अभी इतना पावरफुल भी नहीं है ना कि यूएस के सामने ही खड़े हो जाए जाके, ठीक है। अगर यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा, यूएस विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना, और इंडिया जो शेयर करने की कोशिश कर रही है मार्केट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो कम हो जाएगा। तो वी कांट अफोर्ड दैट। इट्स इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट टू एंगर यूएस इन दैट वे। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद चाबार कोस्ट, जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है बनाने की, ठीक है। और जो फीडर, क्योंकि चाबार इज़ द फीडर पोर्ट, ठीक है, इंडिया वहीं से उसको कनेक्ट करने वाला था, तो उसके कारण अगर वो नहीं है, चाबार पोर्ट एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर पूरा कॉरिडोर ही हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो उसी के बाद आया आशघात अग्रीमेंट। इसके अग्रीमेंट का एम ये था कि इंटरनेशनल मल्टी मोडल ट्रांसिट कॉरिडोर बनाएंगे ताकि सेंट्रल एशिया को गल्फ, पर्शियन गल्फ से कनेक्ट कर सके। प्राइमरी गोल इसका ये था कि यूरेशिया रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कि ये है अपना जो रीजन जो अभी तक जा रहा है, मतलब जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में यहाँ से दे ऑल्सो वॉन्टेड टू रीच यूरोप। ओके, दिस वॉज वॉट दे वर डिस्कसिंग इन आशगाबाद अग्रीमेंट, ठीक है, कि कैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इंडिया जो है इसका मेंबर बना 2018 में। ओरिजिनली इसको उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ओमान और कतार ने साइन किया था। फिर कतार विड्रू इन 2013 एंड पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान ज्वाइन इन 2016। अब 2 अप्रैल 2016 से ये अग्रीमेंट जो है इफेक्टिव है। डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इंडिया का सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज़ के साथ में एक SPA बना हुआ है, हर कंट्री के साथ में, मतलब 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। इंडिया जो है सेंट्रल एशिया पॉलिसी, बेसिकली कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी 2012 में, जिसका एम ये था कि किस तरीके से हम इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में लिंक कर सकते हैं। मेन एम यही था 4 Rs, विच इज़ कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कॉन्सुलर एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो मतलब ऑल इन ऑल जितने अच्छे रिश्ते हो सके सेंट्रल एशिया के साथ उतने अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे, बिकॉज डबल ट्रिपल पॉजिटिव है। एक तो वो रीजन न्यूट्रल है, राइट, अगर हम वहाँ जाते हैं तो USA को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्योंकि इंडिया न्यूट्रल रहा है हमेशा से। दूसरा, इट विल बी अ बफर बिटवीन जो हम एक्सेस लेना चाहते हैं वो एक्सेस हमें मिल जाएगा पीछे की तरफ से, पाकिस्तान के बैक साइड से, एंड वी हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर दिस चाइना पाकिस्तान नक्सेस। एंड थर्ड, वेरी रिच इन यूरेनियम एंड गैस, तो वहाँ से हमें अपनी एनर्जी रिसोर्सेज भी पूरे हो जाएंगे। तो इस कारण से हम चाहते थे, इंडिया चाहता था कि इट इज़ इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट कि हम हर सेक्शन से कनेक्ट हो जाए इन कंट्रीज़ के साथ में। एक हिस्टोरिक ओकेजन हुआ था जब पॉलिसी सॉ द फर्स्ट एवर विजिट बाय अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन द सिंगल ट्रिप सिंस इंडिपेंडेंस इन देयर अर्ली 1990s। 1990s के बाद से, जब से ये 4-5 कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई है, तब से पहली बार इंडियन प्रेसिडेंट एक ही ट्रिप में 5 कंट्रीज में हो गया है। ये बहुत बड़ा ओकेजन था। दिस विजिट played a pivotal role in revitalizing socio-political and economic ties between the two states. This was like जैसे this is one problem I had कि बीच में there was a lot of criticism of Prime Minister Modi, which I understand we should be criticizing our leaders. हमें अपने leaders को criticize करना चाहिए क्योंकि यही काम है हमारा, ठीक है। हमारा काम है उनको वोट करके उनको गद्दी पे लेके आना और फिर ये देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यही काम है। तो यूजुअली आई एम ऑल इन फॉर
क्रिटिसिज्म, बट एक क्रिटिसिज्म जो मैं बार बार सुन रही थी कि अरे मोदी जी तो हमेशा इंडिया में रहते ही नहीं है, बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं. वेल, as much as I understand why this is frustrating to a common man, one of the best things that have come out of BJP and Prime Minister Modi's tenure is how good India's relationship have gotten with everyone else around the world. Because he does things like this. Well, he does unprecedented visits to countries around. Okay, so moving on. So that's why that criticism is something that I didn't like. Next, let's talk about India Central Asia Dialogue Mechanism. The Indian Central Asia Dialogue Mechanism enhances India's engagement in the region. जितना ज़्यादा हम उनसे इंगेज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, कोऑपरेशन बढ़ेगा, स्पेशली जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया और इन कंट्रीज़ के रिलेटेड टू फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफॉर्मेशन, डिजिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी. हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया इंडिपेंडेंट हो जाए. इंडिपेंडेंट होगा तो पावरफुल होगा, पावरफुल होगा तो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख पाएगा, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख पाएगा तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप रख पाएगा. इंडिया के साथ रिलेशनशिप रखेगा अच्छी तो वी विल बी एबल टू यूज़ द रिसोर्सेज एंड वी विल बी एबल टू हेल्प दीज कंट्रीज एज वेल. ठीक है, एम इज़ नॉट एक्सपांशनिस्ट अनलाइक रशिया एंड अदर कंट्रीज. एक्सपांशनिस्ट एम नहीं है. एम ये है कि वो खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हो जाए कि हमें उनको प्रोटेक्ट ना करना पड़े. The strategic cooperation between India and the Central Asian countries have significant benefit through dialogue framework. Initiative of the first dialogue in Samarkand in January 2019, it materialized such as formation of India Central Asia Business Council. तो ये एक sort of एक नया step है कि कई सारे different type के steps ले रहे हैं ताकि अलग अलग sectors में national level पर ही नहीं बट सब नेशनल लेवल पर भी मिनिस्ट्रीज और कंपनीज एक दूसरे से जुड़ जाएं, है ना. क्योंकि सिर्फ समिट लेवल डायलॉग काफ़ी नहीं होता, उसमें तो आप सिर्फ प्रोमिसेस करते हो, पर असली काम होता है जब वहाँ की कंपनीज और यहाँ की कंपनीज जुड़ेंगी, जब वहाँ के लोग और यहाँ के लोग जुड़ेंगे तब असली काम चालू होता है. ये सेकेंड डायलॉग हुआ 2020 में, क्योंकि उसके बीच में कोविड हो गया था तो वर्चुअली हुआ था ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक. इसके बाद 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया की तरफ से. इसमें कई सारे सेक्टर्स थे, स्पेशली एनर्जी, हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी, आईटी, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन. थर्ड डायलॉग जो है वो अब जो होगा उसमें और बायलेटरल रिलेशनशिप को कैसे अच्छा किया जा सकता है इस पर बात होगी. डिफेंस कोऑपरेशन की अगर बात करी जाए तो न्यू दिल्ली हैज़ फॉस्टर्ड मिलिट्री ट्राइज विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. पहला जो इंडिया का वो था नॉन डोमेस्टिक मिलिट्री बेस, वो सेंट्रल एशिया में ही होने वाला था, इवन दो इट फेल अपार्ट. इंडियन एयरफोर्स जो है वो कोलैबोरेट करती है तजिक एयरफोर्स के साथ में इन ऑपरेटिंग इन आइनी एयरबेस इन तजाकिस्तान. एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की इंडिया के साथ में. कंझर विच इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान. कजिंद इज़ एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान. तो हर एक कंट्री के साथ में इंडिपेंडेंट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है. अब सॉफ्ट पावर की बात करें तो इंडिया का सॉफ्ट पावर इज़ लाइक डांस, म्यूजिक, बॉलीवुड, योगा, लिटरेचर, बिकॉज वहाँ पर बीइंग अंडर सोवियत यूनियन उनकी खुद की कल्चरल जो धरोहर है विच इज़ देयर डांस, देयर म्यूजिक, देयर क्लोथ्स, वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया. तो वहाँ पर देर वॉज अ वैक्यूम दैट वॉज क्रिएटेड जो इंडिया इज़ फिलिंग. इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के प्रोग्राम है जिसमें इंडिया जो है कई सारे यंग प्रोफेशनल्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इन कंट्रीज से इंडिया बुलाता है, स्कॉलरशिप्स देता है. कई इन रिकॉग्नाइजिंग द इवॉल्विंग ग्लोबल लैंडस्केप द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज अटेंड अ रीजनल मीटिंग. जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं इन 3-5 कंट्रीज़ के, वो हर साल एक मीटिंग है जो इंडिया होस्ट करता है टू डिस्कस द सिचुएशन इन अफगानिस्तान. ठीक है, तो इस बार नवंबर 2021 में हुई थी. बेसिकली सारे एडवाइजर्स मिलकर बात करते हैं कि हाउ कैन वी वर्क अराउंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान एंड वट एवर इज हैपनिंग. फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट hosted by India on a virtual platform because COVID चल रहा था, attended by presidents of all 5. 30 years anniversary celebrate करी थी इन countries के साथ diplomatic ties की. ऑब्जेक्टिव क्या था कि रीजन की सेंट्रलिटी हो, पूरा रीजन एक साथ मिलकर काम करे और उसको इंडिया की मदद से एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल नेबरहुड बन जाए. उन आपस में कंट्रीज़ के बीच में जो थोड़े बहुत गिले शिकवे हैं उन्हें कम कर दिया जाए. एक फ्रेमवर्क हो जिससे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
उस कंट्रीज में सारे एक दूसरे से बात कर सके। क्योंकि देखो हमने देखा ना, जैसे हमारे बांग्लादेश में कैसे इश्यूज़ हैं, हमारे पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, वैसे आपस की कंट्रीज़ में ना बर्तन साथ में होते बचते ही हैं, तो उनके बीच में भी कई कई सारे इश्यूज़ हैं। तो इंडिया एक्चुअली हेल्प करता है कि कैसे इनके बीच के इशू सॉल्व करे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेबरहुड बन जाए। ठीक है, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि एक पीसफुल, सिक्योर और स्टेबल अफगानिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। और मेनली अफगानिस्तान को ही लेकर बात किया जाता है, क्योंकि आपस में उनके जो भी हो, जैसा भी हो, पर सबसे ज़्यादा जो ट्रबल है वो उन्हें ईरान अफगानिस्तान साइड से ही मिलता है। की आउटकम क्या है दिल्ली डिक्लेरेशन के जो हुआ था अंडर दिस, एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया था कि समिट मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और हर 2 साल में शेड्यूल करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर और सेक्रेटरीज ऑफ काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इस मीटिंग को प्रिपेयर करेंगे। समिट मीटिंग मतलब बेसिकली ये लोग मिलेंगे आपस में, पहले अपने अपने मिनिस्टर्स डिस्कस करेंगे, फिर फाइनली दैट विल कल्मिनेट इनटू समिट मीटिंग जिसमें सारे लीडर्स मिलकर डिस्कस करेंगे। फिर इस्टेब्लिश हुआ एक इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में, इसके लिए क्रिएशन ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया पार्लियामेंट्री फोरम फॉर इनहैंस कोऑपरेशन बिटवीन पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो पार्लियामेंट्स जो हैं उन कंट्रीज़ की, उनके साथ में भी कनेक्ट करने की कोशिश करी। अब प्रॉब्लम क्या है इन रिश्तों में? रिश्ते तो देखो सब अच्छा लग रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है? पुअर कनेक्टिविटी। कैसे पहुँचे वहाँ, जहाँ जितनी बार भी कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए वो ठप हो जाता है। ठीक है, और कोई बॉर्डर नहीं है, लैंड बॉर्डर कॉमन, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जाने के लिए अगर एयर से भी आप बात करो तो पाकिस्तान से ही होके जाना पड़ता है। पाकिस्तान डिनाई करता है कोई भी स्ट्रेट रूट देने के लिए ना, जो जिसके कारण हम कुछ भी, जितना भी हम जाके उनसे मीटिंग कर ले, बात कर ले, लेकिन जब ट्रेड की बात आती है, सामान भेजने की बात आती है, तो सब फुल हो जाता है, क्योंकि जगह ही नहीं है, कैसे भेजें? फिर या तो चाइना के थ्रू भेजना पड़ेगा। अब चाइना विल ऑल्सो नॉट अग्री विथ टू दैट। Planned connectivity projects face financial, political and security challenges hindering oil and gas diplomacy. Oil and gas diplomacy is the main, base of India's relationship with Central Asia. लेकिन सब कुछ है, सब रेडी है बात करने के लिए, सब मिलते भी हैं, सब मैकेनिज्म है, पैसा लगाया हुआ है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि जब भी नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है और रास्ता खराब हो जाता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंस्टेबिलिटी इन रीजन में ना, इंस्टेबिलिटी बहुत है क्योंकि पॉलिटिकली फ्रेजाइल है ये, क्योंकि अभी अभी निकले हैं रशिया से, अभी भी इंडिपेंडेंट हुए, और यहाँ पर टेररिज्म और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म आना बहुत आसान है। ठीक है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो जैसे अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है तो आपको बीमारियाँ फटाफट लगती है ना, वैसा ही है, क्योंकि ये कंट्रीज अभी अभी पैदा हुई हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। तुर्कमेनिस्तान इज़ अ डिक्टेटरशिप, आप देखो तो, अगर उनके बारे में पढ़ो तो वहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म आना बहुत आसान है। तो वहाँ जितना देर होगा हमारे रिलेशनशिप बनने में, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ता जाएगा। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं अभी कज़ाक गवर्नमेंट में, स्पेशली इंडिया को लेकर, और उसके कारण बहुत वॉलेटिल हो चुका है। सोवियत एरा बॉर्डर डिलिनिएशन ओवरलुक इथनिक, ट्राइबल एंड लिंग्विस्टिक। अब मेन जो इन 5 कंट्रीज़ के बीच में जो झगड़ा है ना, वो सालों जहान पुराना झगड़ा है। जैसे ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए साउथ एशिया, जब तो क्या किया उन्होंने, लाइनें खींच दी कहीं पे भी। ठीक है, सिंध को पाकिस्तान में दे दिया। ठीक है, वहाँ पे कितने सारे हिंदूज रहते थे, तो जो रास्ते काटे गए, इवन नॉर्थ ईस्ट देख लो, फॉर दैट मीटर, मतलब ऐसे बॉर्डर काटी है कि ट्राइब्स को, कम्युनिटीज़ को, जो सालों सालों से एक साथ रह रही थी हार्मनी में, उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यही चीज़ सोवियत यूनियन के जाने के बाद यहाँ भी हुई है कि जो डिलिनिएशन हुआ है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई इथनिक माइनॉरिटी क्या है, ट्राइबल, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, बस क्योंकि मेन एम यही था। ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे, उनका भी यही एम था कि जितना यहाँ पे झगड़ा होगा, जितनी इंस्टेबिलिटी आएगी, उतना ही हमारा फ़ायदा है। तो रशिया ने भी जब इनको छोड़ा तो कुछ इस तरीके से छोड़ा कि इनके बीच में झगड़ा होता ही रहे, ताकि वापस वो आ सकें। हमेशा यही होता है, वी हैव सीन दिस ओवर एंड ओवर, और वही हो रहा है। पोरस बॉर्डर्स एंड करप्शन बहुत है, डिक्टेटोरियल लीडरशिप है, और बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स ओपन है, क्योंकि अगेन बॉर्डर्स कैसी जगह पे बनी हुई है, इथनिक माइनॉरिटी को ध्यान रखते हुए नहीं बनी हुई है। तो इतना पैसा भी नहीं है उनके पास कि स्ट्रिक्ट बॉर्डर बना सकें, इतनी अमीर भी नहीं है ये कंट्रीज, सो वो भी एक प्रॉब्लम है। कपल्ड विद रैम्पेड करप्शन, उसके बाद ओपीएम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मनी ट्रैफिकिंग भी होती है। अब गरीब देश है,
तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है ना। जितना देश गरीब होगा उतना ही उसका कम कंट्रोल होता है कि उसके देश में क्या हो रहा है, तो वही प्रॉब्लम होती है। सीनो सेंट्रल एशिया रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे इंडिया कोशिश कर रहा है वैसे चाइना भी सेम चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, इन कंट्रीज़ के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनसे वही गैस एंड पाइपलाइन डिप्लोमेसी। बट एक चीज़ जो चाइना के पास ज़्यादा अच्छी है इंडिया से कि उनके पास डायरेक्ट बॉर्डर है, हमारे पास डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। चाइना का जो ट्रेड टर्नओवर है सेंट्रल एशिया में है वो है 40 मिलियन, विच इज़ ओवर शेडोइंग इंडियाज़ मॉडेस्ट 2 बिलियन। 0.5% है, ठीक है। इंडिया के टोटल ट्रेड से 0.5% कम है सेंट्रल एशिया का ट्रेड जो है चाइना का। द करंट ट्रेड इज़ हेविली टिल्टेड टूवर्ड्स एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम कजाकिस्तान, क्योंकि उनके पास एक डायरेक्ट बॉर्डर है इसलिए वो डायरेक्टली बहुत सारा सामान भेज पाते हैं और उसके बदले में चाइना को मिलती है सेंट्रल एशिया की एनर्जी। तो वहाँ पे जब इतने अच्छे से रिश्ता हो रहा है, चल रहा है सब कुछ, तो क्यों वो एफर्ट डालेंगे कुछ और करने के लिए, राइट। वो एक प्रॉब्लम भी है। चाइना का डोमिनेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत एविडेंट है क्योंकि कई सारे लोन्स दिए और एक्सटेंशंस इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इस रीजन में दिए हुए हैं। कई सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है। चाइना का ट्रेड सक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि जिसमें मतलब स्ट्रेटेजिकली ट्रेड के थ्रू लिंक्ड हैं, कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे चाइना सेंट्रल एशिया नेचुरल गैस पाइपलाइन, चाइना कजाकिस्तान क्रूड ऑयल पाइपलाइन, चाइना कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान हाईवे, चाइना तजाकिस्तान एक्सप्रेसवे। बहुत आसानी से वो ये एक्सप्रेसवे बना पा रहे हैं और इंडिया 20 सालों से 30 सालों से ट्राई कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। द चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस, अब उसके अलावा रेलवे भी बन चुकी है जो सेंट्रल एशिया से होते हुए जाती है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और ऐड करती है। तो जो रेजिस्टेंस मिल रहा है चाइना को वो सिर्फ सेंट्रल एशिया के बाद मिल रहा है। सेंट्रल एशिया तक चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाने की, ठीक है। फ्यूचर कमिटमेंट चाइना ने प्लेज किया है कि वो एशियन कंट्रीज को $70 बिलियन देंगे 2030 तक, और उन्होंने कई सारी क्वालिटी गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का सोचा है इस रीजन से। उसके अलावा 500 मिलियन का असिस्टेंट चाइना ने ग्रांट किया है फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम इन सेंट्रल एशिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइवलीहुड प्रोग्राम मतलब दे आर कनेक्टिंग पीपल, लोगों को रोजगार देने के लिए ये पैसा दिया गया है। तो अगर लोगों को रोजगार मिलेगा चाइना के पैसों से तो चाइना का नाम अच्छा होगा, तो फिर इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पाएंगे। इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है तापी में वो बहुत स्लो है और वहीं चाइना का जो एंगेजमेंट है वो फटाफट बढ़ते जा रहा है। तो एक वो होता है ना कि जब वहाँ से उन्हें सब कुछ मिल रहा है, वहाँ से सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो क्यों ही वो पार्टिसिपेट करेंगे। उनका भी पार्टिसिपेट करने का एक ही रीज़न है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। और कोई अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आप मना क्यों करोगे, पैसे तो सबको चाहिए। लेकिन इतने हडल्स हैं ना कि ऑफकोर्स व्हेन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू हैव अ ट्रेड पार्टनर लाइक चाइना, व्हाई वुड यू मेक एन एफर्ट टू बी विद इंडिया व्हेन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अब वे फॉरवर्ड की बात करें, एक्सप्लोरिंग द लो हैंगिंग फ्रूट्स ऑफ कनेक्टिविटी। अब लैंड के थ्रू तो नहीं हो पा रहा है, पोर्ट के थ्रू तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एयर और डिजिटल कनेक्टिविटी पे तो काम किया जा सकता है। तो उसको फोकस करना है इंडिया को कि कैसे हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो सकते हैं वाया एयर एंड इंटरनेट। उसके अलावा इजीली एग्जीक्यूटेबल मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि जो ये कॉम्प्लेक्स लैंड और मैरिटाइम प्रोजेक्ट है इनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके। लेवरेजिंग सॉफ्ट पावर एंड गुडविल, इंडिया की इमेज बहुत अच्छी है इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल, इन फ्रंट ऑफ दीज कंट्रीज, तो उसका इस्तेमाल करें। अपनी विल पावर और सॉफ्ट पावर जो है इंडिया का उसको इस्तेमाल करें ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करे एज कम्पेयर टू चाइना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाइना गिव्स देम द सेम फीलिंग दैट सोवियत गिव देम, विच इज़ द कम्युनिज्म के अंडर वो रहे हैं, स्ट्रगल करी है उन्होंने। स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जितनी भी हडल्स आ रही है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में उसको हटाते हुए स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि एक भरोसा मिले उन कंट्रीज़ को कि हाँ इंडिया काम कर रहा है, ठीक है। हाई लेवल विजिट्स होती रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती रहे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता रहे, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कोलैबोरेट करते रहें ताकि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक नीड है ऑफ गैस एंड एनर्जी वो पूरी हो सके। इन्हांस कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स, इम्प्रूव ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। उनका 40 मिलियन है, हमारा 2 मिलियन है, ठीक है।
जब तक ट्रेड इंप्रूव नहीं होगा यू कैन नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है। आपकी किसी भी देश में तभी उतनी वैल्यू होती है अगर आपके साथ ट्रेड ज़्यादा होता है। चाइना क्यों इतना फोर्स कर सकता है दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि ट्रेड इतना है उनके पास। तो सबसे पहले इंडिया को फोकस करना चाहिए कि कैसे अल्टरनेट तरीके निकालें ट्रेड बढ़ाने के लिए। फिर कोलैबोरेशन इन एरियाज लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोवाइड सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंक्रीज एक्सेस टू इंडियाज वास्ट मार्केट, ठीक है। एक अगर हम वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पहुँचा सकते, लेकिन वहाँ की कंपनीज को हमारे मार्केट का एक्सेस तो दे सकते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान हमें यहाँ से नहीं जाने देगा, लेकिन वहाँ से तो आने दे सकता है। तो उसका इस्तेमाल करें। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो एटलीस्ट उन कंट्रीज़ को हमारे यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उनको इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको यूज़ कर सके, और इंडिया अपने इम्पोर्ट को डाइवर्सिफाई करे, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें लेके आए। काउंटरिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, चाइना का जो इतना इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको कम करे। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे इंडिया बहुत आगे है, विच इज़ फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया का फार्मास्यूटिकल इज़ ग्रोइंग अमेजिंग एंड दिस इज़ वेयर इंडिया कैन हेल्प। आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है कि इंडिया ने इतनी मेडिसिन प्रोवाइड करी कोविड के ड्यूरेशन में, ये हेल्प करी, वो हेल्प करी। दिस इज़ ऑल नॉट बिकॉज इंडिया इज़ बेनेवोलेंट, इट्स बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम द जोन फॉर फार्मास्यूटिकल। सो वो जब हमारा स्ट्रेंथ है तो उसको यूज़ करके हम सेंट्रल एशिया को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, उनकी वहाँ पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना सकते हैं। उसके बदले गैस कनेक्टिविटीज़ ले सकते हैं, कहीं उनके हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज़्म कर सकते हैं, ताकि जो लोग हैं सेंट्रल एशिया के उनको भरोसा हो इंडिया पर। और मेडिकल टूरिज़्म हैज़ बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट recently. I know people who are like from Central Asian countries and they have been living in India for years and they do this job. उनका सिर्फ ये काम रहता है कि वो कनेक्ट करते हैं लोगों से, बात करते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, फिर वो इंडिया में चीपेस्ट एंड बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढते हैं और कनेक्ट करते हैं। यही काम है उनका। एंड दिस इज हैपनिंग नॉट जस्ट विद सेंट्रल एशिया बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, बिकॉज इंडिया हैज़ अ वेरी अफोर्डेबल and good quality healthcare system, and that is something that we can use with these countries. So again, all in all, Central Asia is a very important area जिससे India stands to gain a lot, but hurdles हैं और इन hurdles को काम करना है। काम करके अगर हम पहुंच जाते हैं Central Asia तक तो we will be in a much better position as compared to in when we are standing against China. So if you have any more question related to this region, please comment below and I'll try to answer them in the next class. I hope this was an interesting class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.